हम अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन हमने उस बुनियादी इमारत की नींव पर हमला भी बोला है बीते 8-10 वर्ष, 7-8 वर्षों में हमने अगर देखें, जिसको हम अपना संवैधानिक दस्तावेज कहते हैं। संविधान एक दस्तावेज की शक्ल में है। पार्लियामेंट हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, और जिसमें सांप्रदायिकता, जैसे कि आपने कहा, कि उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ये संवैधानिक आधार पर आप अगर देखें तो ये जो सांप्रदायिक विभाजन है, उसका उसमें कोई स्थान नहीं है। और जब होता यह है कि हमने देखा है कि भारत में हमारे यहाँ लोग दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं, और जब दिल से सोचते हैं तो ऐसे मुद्दे जब आपकी नाकामियों को छिपाने के लिए उठाए जाते हैं, तो वो वोट, मतदान का अधिकार आधार बन जाते हैं। हमने अभी उत्तर प्रदेश और हाल के 5 वर्षों के चुनाव में देखा। अब कांग्रेस पार्टी जब इस बात को उठाती है बार बार, तो लोग उस बात को सोचते ही नहीं है। देखिए, आपको याद होगा, पेगासस का मामला राहुल गांधी ने उठाया था, सबसे पहले उठाया था। कोरोना के मामला सबसे पहले उठाया था। भ्रष्टाचार का मामला, राफेल डील का मामला, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निरंतर कमजोर होने का मामला कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाया गया, राहुल ने उठाया। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब प्रतिपक्ष की सियासत को लोग राष्ट्रहित और राष्ट्रद्रोह से जोड़ देते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी प्रतिपक्षी पार्टी के लिए कि वो कैसे देश के लोगों को समझाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि लोग, इस देश का मतदाता समझदार नहीं है। इस देश का मतदाता इतना समझदार है कि वो सही वक्त पर सही फैसला करता है। लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए एक सांप्रदायिक विभाजन लोगों के आगे एक जो मजहबी चश्मा लगाता है, उससे देश का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, व्यापारिक नुकसान होता है, औद्योगिक नुकसान होता है। और एक अंत में 1 मिनट में टिप्पणी, क्योंकि मुझे एक दूसरे शो में जाना है, आप इजाजत देंगे तो। एक ओम प्रकाश जी तिवारी जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था, जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनका जिक्र करते हुए कि देखिए, बांग्लादेश और नेपाल की खुशहाली का जिक्र किया था। हम, नेपाल के और भारत तो रोटी बेटी का संबंध रहा है। हमारा और उनका संस्कृति एक है, इतिहास एक है, सभ्यता एक है, लोगों के सोचने का अंदाज एक है, रहन सहन एक है, परंपराएं एक हैं, पूजा विधि विधान सब कुछ एक है। और उस आधार पर पिछले 70 साल में हम लोग आगे बढ़े थे। लेकिन अचानक हमें पागल कुत्ता काट लेता है और हम जो है नाकेबंदी कर देते हैं। आपको याद होगा, 5-6 साल पहले हम लोगों ने, शायद 2015 की बात है, नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी करने का मतलब क्या था? उससे नेपाल मुश्किल में आ गया, और जिसका फायदा चीन ने उठाया। और कुछ वर्षों से चीन लगातार नेपाल का शोषण भी कर रहा है, उसको अपने कर्ज जाल में फंसाए हुए, लेकिन भारत को लाभ नहीं मिल रहा है। तो नेपाल उतना खुशहाल है भी नहीं जितना कि ओम प्रकाश जी बता रहे हैं। नेपाल के अंदरूनी सिस्टम भी वही बहुत अच्छा नहीं है। और बांग्लादेश को तो हमने पैदा किया है। बांग्लादेश की जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो शेख मुजीब के हत्यारों से बचने के लिए भारत में वर्षों तक, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो सुरक्षा लेकर के यहां रही, और वो उनको कहती हैं कि भारत मेरा दूसरा घर है। लेकिन वही प्रधानमंत्री कहती हैं, आप अचानक उनको प्याज का निर्यात बंद कर देते हैं, आप और भी निर्यात बंद कर देते हैं। तो वो कहती हैं कि भारत, मैंने प्रधानमंत्री, अब वो सांकेतिक हमला था। देखिए, संकेत समझदार को इशारा काफी होता है कि उन्होंने कहा था कि मैंने तो भारत से प्याज लेना ही बंद कर दिया, और बांग्लादेश के पीएमओ में अब प्याज नहीं, भारत का प्याज नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश, नेपाल, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहते हैं, वो भी हम बहुत ढंग से संभाल पा रहे हैं। तो जो अभी राहुल जी ने कहा था कि गलत आर्थिक नीति और गलत विदेश नीति का है, ये उसी का परिणाम है। और अंत में अंतिम टिप्पणी कि पाकिस्तान आज दिवालियेपन के कगार पे खड़ा है, इमरान खान जाने की मुद्रा में है, और आज जिस स्थिति में पाकिस्तान है, चूंकि उसने हिंदुस्तान के साथ रिश्ता लगातार इस तरह से बना के रखा है कि आज उसने अपनी तरफ से व्यापार थोड़ा बंद किया था। भारत और पाकिस्तान की भी विरासतें समान है। आजादी के बाद उसने 8 साल तक, 1954 तक, उसने इस्लामी देशों के साथ और मजहबी देशों के साथ कहा कि भाई हमको कश्मीर दिला दो। भारत से उसने संपर्क नहीं दिया। 1954 में वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया, अमेरिका ने उसको कश्मीर नहीं दिलाया। 1964 में वो रूस के पास चला गया। जब रूस से उसका मोह भंग हो गया तो वो चीन के पास चला गया और इंडोनेशिया वगैरह के पास चला गया। वहां से लौट के आया तो फिर अमेरिका के पास चला गया। कहने का अर्थ यह है कि वो उस देश से दोस्ती नहीं कर रहा है जिससे दुश्मनी की खातिर उसको दुनिया भर में दर दर भटकना पड़ रहा है। अन्यथा
कितना कारोबार होता था, कितना व्यापार होता था, हम जंग भी लड़ते थे, लेकिन हमने व्यापार नहीं रोका पाकिस्तान के साथ और उनकी दुर्दशा नहीं होने दी। तो एक तरफ वो नमूना भी है और एक तरफ बांग्लादेश और नेपाल की स्थितियां। मेरा ख्याल है कि ये बात समझदार को इशारा काफी होती है। निर्मला सीतारमण जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत समझदार हैं। पढ़ा लिखा ना पढ़े लिखे तो हम लोग भी हैं, लेकिन राजेश बादल ये दावा नहीं कर सकता मुझे वित्त मंत्री बना दो। वित्त मंत्री होने के लिए जो काबिलियत चाहिए वो अलग होती है। पढ़ा लिखा ना लिखा होना अलग बात है, लेकिन विशेषज्ञ होना अलग बात है। राजीव जी,